नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में मैं बात करने वाला हूं नई संसद की। अब तो वहां पर कर्मचारी नई पोशाक भी पहनेंगे, साथ ही साथ हमारे सांसदों की, बाहुबल की और धनबल की और 2024 की लड़ाई की। और ये चर्चा क्यों? देखिए, देश दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। विकास दर में हम सबसे तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। ये बातें अपनी जगह हैं, लेकिन जिन्हें हम चुनते हैं और जो देश की दशा और दिशा तय करते हैं, कानून बनाते हैं, हमारे जनप्रतिनिधि जिन्हें हम संसद में भेजते हैं, देश की सबसे बड़ी पंचायत में, क्या हम चाल और चरित्र की परख करके चेहरे चुनते हैं क्या? सवाल सिर्फ आज राजनीतिक जमात का नहीं रहने वाला है। सवाल आपसे और मुझसे भी है, जो मैं ये चर्चा कर रहा हूं। हम किन्हें चुनते हैं और ये आज चर्चा की नौबत क्यों आई है? क्या हमारे जो सांसद हैं और हमारी जो ये संसद है, आज भी इसमें बाहुबल और धनबल का बोलबाला है क्या? राजनीति का अपराधीकरण खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है क्या? यह सवाल इसलिए क्योंकि आज एडीआर, एक ऐसी संस्था, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, जो लगातार हमारी संसदीय प्रणाली को मजबूत करने के लिए कुछ कड़वी हकीकत उजागर करती रहती है, उन्होंने कुछ जानकारियां दी अपनी ताजा स्टडी में। और जानकारी क्या है? गौर कीजिएगा, आपके होश फाख्ता हो जाएंगे। कुल मिलाकर इस वक्त देश में 763 सांसद हैं, 538 लोकसभा में और 225 राज्यसभा में। इन 763 में से 306 पर आपराधिक मुकदमे दर्ज है, यह उन्होंने खुद माना है। यानी कि आपराधिक पृष्ठभूमि है। पर आप में से बहुत कहेंगे, और नेता उनका तो शगल है कि भाई राजनीति में हैं, आरोप लगते रहते हैं, एफआईआर दर्ज हो जाती है, रंजिश के चलते, आपसी दुश्मनी के चलते ये केस दर्ज हो जाते हैं। तो अब इसमें थोड़ा और माइक्रो चले जाते हैं, थोड़ा जूम इन करते हैं, टीवी की भाषा इस्तेमाल करूं तो। जो गंभीर आपराधिक मामले हैं, और गंभीर का मतलब होता है हत्या की कोशिश, औरतों के खिलाफ अपराध जिसमें बलात्कार भी शामिल है, ऐसे गंभीर मामले 194 सांसदों के खिलाफ दर्ज हैं। यह 25% है। हत्या का मुकदमा 11 के खिलाफ चल रहा है। हत्या की कोशिश का मुकदमा 32 के खिलाफ चल रहा है। औरतों के खिलाफ उत्पीड़न, शोषण के 21 केसेस हैं, 21 सांसदों के खिलाफ केसेस हैं, और इनमें 4 बलात्कार के हैं। और इसमें पार्टी दर पार्टी जरा ब्रेकअप किया जाए। मैं गंभीर आपराधिक मुकदमों की बात कर रहा हूं। तो मर्डर केस 11 जो हैं, उनमें से 7 बीजेपी सांसदों के खिलाफ हैं। हत्या की कोशिश के जो मामले हैं 32, उनमें से 24 बीजेपी के खिलाफ हैं। चाल, चरित्र और चेहरे की लगातार दुहाई देती है बीजेपी, पार्टी विद अ डिफरेंस। क्राइम अगेंस्ट वुमेन 21 मामले हैं, 21 सांसदों के खिलाफ मामले, 10 सांसद बीजेपी के, 5 कांग्रेस के। और बलात्कार की बात की जाए, 2 कांग्रेस सांसदों के खिलाफ मामले हैं और 1 बीजेपी सांसद के खिलाफ। पर यह बात सिर्फ बीजेपी की नहीं है। आज सभी की पोल पट्टी खुलेगी, किस तरह से इस हमाम में सभी राजनीतिक दल नंगे हैं। बीजेपी के कुल 385 जो सांसद हैं, लोकसभा और राज्यसभा दोनों जोड़कर मैं आपको बता रहा हूं, तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइएगा। 139 पर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, यानी कि 36% पर। कांग्रेस के 81 सांसद हैं,
43 पर आपराधिक मामले दर्ज हैं, 53%। यहां कांग्रेस बीजेपी से आगे है, पर बाजी कौन मार रहा है? शिवसेना, उद्धव ठाकरे गुट। 9 सांसद हैं, उनमें से 7 के खिलाफ आपराधिक मामले हैं, 78% स्ट्राइक रेट। और सीपीएम बहुत अनुशासित होने का दावा करती है, 8 में से 6 के खिलाफ आपराधिक मुकदमे, यानी कि 75%। और गंभीर आपराधिक मामलों की बात की जाए तो पहले नंबर पर उद्धव ठाकरे का शिवसेना गुट आता है। अब राज्यों की भी बात कर लें। राज्यों में सबसे ऊपर केरला है और दूसरे नंबर पर कौन आता है? बिहार। बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है, सुशासन की बड़ी बातें होती हैं। यहां पर जो कुल मिलाकर 56 सांसद हैं, लोकसभा और राज्यसभा में दोनों जोड़ रहा, 73% दूसरे नंबर पर आते हैं। इनके खिलाफ आपराधिक मामले हैं और गंभीर आपराधिक मामले 50% के खिलाफ। यह तो बाहुबल की बात हो गई। अब थोड़ा धनबल पर भी गौर कीजिएगा। आपके पास कितनी संपत्ति होगी? मतलब करोड़, 2 करोड़, 4 करोड़ की हो तो आदमी फूला नहीं समाता, इठलाकर घूमता है, मैं करोड़पति हूं। हमारे सांसद 763 जो हैं, इनका औसत निकाला गया, इनकी संपत्ति कितने की है। औसत संपत्ति की बात कर रहा हूं, 38 करोड़ 33 लाख एक सांसद की वक़्त। इसमें खरबपति भी हैं, इससे नीचे वाले भी हैं, पर एक एवरेज अंदाजा लगाइए। एक वो पढ़ते थे ना, इंडिया इज अ रिच कंट्री बट द इनहैबिटेंट्स आर पुअर, कि भारत एक अमीर मुल्क है पर बाशिंदे गरीब हैं। इसको तो पलट देना चाहिए। इंडिया इज अ पुअर कंट्री, हम गरीब देश हैं, बट द एमपीज आर रिच। हमारे सांसद वो दरअसल करोड़पति हैं। और इसमें भी जिनके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं, उनकी औसत संपत्ति 50 करोड़ की है। और जो क्लीन एज अ वेसल हैं, उनकी संपत्ति 30 करोड़ 50 लाख। और यहां पर कुछ ऐसे आंकड़े अब मैं आपको बताऊंगा कि आपकी आंखें बाहर निकल जाएंगी। कुछ राज्यों में हाल क्या है। तेलंगाना में जो वहां के सांसद हैं, 17 सांसद हैं तेलंगाना में, औसत उनकी संपत्ति 262 करोड़ 26 लाख। गलत नहीं सुना आपने, जी हां, 262 करोड़, 250 से ऊपर वाला 262 करोड़ 26 लाख की संपत्ति। आंध्र प्रदेश में 150 करोड़ 76 लाख की संपत्ति है। और पंजाब में लगभग 89 करोड़, जो वहां के 20 सांसद हैं, औसत। और अगर पार्टी वाइज करूं तो यहां पर बीजेपी के जो 385 सांसद हैं, उनकी औसत संपत्ति 18 करोड़ 31 लाख। कांग्रेस के 81 सांसदों की 39 करोड़ 12 लाख। मतलब कांग्रेस जो पैसे की कमी की दुहाई देती रहती है, रोना रोती है, कांग्रेसी सांसद औसतन बीजेपी के सांसद से दुगने से ज्यादा अमीर है, उससे ज्यादा, दुगनी से ज्यादा संपत्ति लिए बैठा है। तृणमूल कांग्रेस के जो 36 सांसद हैं, लोकसभा राज्यसभा दोनों मिलाकर, 8 करोड़ 72 लाख। 31 जो सांसद हैं वाईएसआर कांग्रेस के आंध्रा में, 153 करोड़ 76 लाख। और 16 जो टीआरएस के, अब बीआरएस हो गया है दरअसल इसका नाम, इनके सांसदों की औसत संपत्ति 383 करोड़ 51 लाख। कुल मिलाकर जो हमारे सांसद हैं, सबकी संपत्ति जोड़ ली जाए तो 29 करोड़
29,251 करोड़, 29,251 करोड़। 20,000 में सेंट्रल विस्टा बन गया हमारा, 970 करोड़ में नई संसद बन गई। वोल्टास टाटा ग्रुप की एक कंपनी जिसके आप एसी इस्तेमाल करते होंगे आप में से कुछ लोग, उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन सारे शेयर बेच दिए जाएं तो 28,964 करोड़ है पूरी कंपनी की कीमत। हमारे सांसद 29,251 करोड़, टाटा केमिकल्स 26,650 करोड़, जेके सीमेंट 25,075 करोड़। तो जब हम आदमी की मूलभूत जरूरतें जो हैं, जो मुद्दे हैं, जो समस्याएं हैं, उनकी बात करते हैं, महंगाई, बेरोजगारी, किसानी, क्या हमारे सांसद और क्या हम ऐसे उम्मीदवारों को चुनते हैं जो हमारी इन बुनियादी जरूरत पर, इन मसाइल पर तवज्जो तरजीह भी देते दिखेंगे? सिर्फ राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी नहीं है, आपकी और मेरी भी है। और नई संसद में तो बैठेंगे सांसद और नई संसद में नई लोकसभा का गठन भी होता दिखेगा मई 2024 में। तो एक नई परंपरा भी क्या देश इजाद करता दिखेगा? मुंगेरी लाल के हसीन सपने भी हो सकते हैं जो ये मैं सपना देख रहा हूं चर्चा के जरिए, पर क्या ऐसा होगा? इसी पर आज का सीधा सवाल, और सीधा सवाल अब आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है। संसद नई, उम्मीदवार भी होगा सही, और 24 की लड़ाई राजनीति के अपराधीकरण की होगी सफाई। बहुत सालों से हम बात कर रहे हैं, एनएन वोरा कमेटी रिपोर्ट भी आई थी, होता कुछ नहीं है। चर्चा में मेरे साथ बीजेपी की तरफ से आलोक वत्स, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अतुल लोंडे पाटिल, इस पैनल में सबसे तजुर्बेकार, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सांसद रह चुके हैं, मुख्य प्रवक्ता हैं जेडीयू के केसी त्यागी, युवा चेहरा आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं जास्मीन शाह, और जिस संस्था ने ये आंख खोल देने वाली रिपोर्ट जारी की है उसके संस्थापक प्रोफेसर जगदीप छोकर भी इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। आलोक वत्स, ये आईना दिखा रहा है क्या एडीआर? बड़ी बड़ी हम बातें तो करते हैं, हम किसको चुनते हैं? देश कौन चला रहा है? देश को नई दिशा और दशा कौन दे रहा है? कानून कौन बनाता है जो कानून को तोड़ने में 2 मिनट का गुरेज नहीं करते? अगर मैं ये कह रहा हूं बढ़ा चढ़ा कर कह रहा हूं क्या? नहीं, ये सच्चाई है। और संदीप जी, अगर मैं इसकी शुरुआत करूं तो जितनी रिपोर्टें आपने बताई हैं और जितनी रिपोर्टें मैंने भी आज देखी हैं, तो यही कह सकते हैं कि इस हमाम में सब नंगे हैं, और ये अब बढ़ता ही चला जा रहा है। आपने जितने आंकड़े दिए, सबसे प्रबुद्ध स्टेट, सबसे पढ़ा लिखा स्टेट केरला, हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ क्रिमिनल्स वहाँ के हैं 79%। उसके बाद सबसे ज़्यादा आईएएस आईपीएस देने वाला बिहार, वो दूसरे नंबर पे है। सबसे समृद्ध महाराष्ट्र है इकोनॉमिकली, वहाँ 57% है। तेलंगाना और दिल्ली तो उसके बाद आता है। लेकिन जिस तरीके का ये चीज़ें हो रहा है और जो कवायद हो रही है, एक ही क्राइटेरिया तय हो जाता है, विनेबिलिटी। तो विनेबिलिटी में आप क्रिमिनल हैं या आप धनबल और बाहुबल के सहारे ही राजनीतिक नैया ये सच्चाई अपना पार लगाने में लगे हुए हैं। ये सच्चाई है। उसमें दूसरी चीजें, और देखिए जो रिपोर्ट्स आई हैं, जो क्रिमिनल्स की विनेबिलिटी है, उसके मुकाबले जो सूचिता वाले लोग हैं वो 4% पे है विनेबिलिटी में, और क्रिमिनल्स हैं 18%। समाज ने ही वो दायरा तय कर दिया है कि दूध, पानी को ही दूध, इलेक्ट्रोमीटर दूध बताएगा। हम ही है ना जो उनको इलेक्ट करके ला रहे हैं। क्या कारण है कि हम इलेक्ट किए जा रहे हैं उनको? अच्छा, मतलब जिम्मेदारी जनता की हो जाती जनता है, भी, राजनीतिक दलों की कोई जिम्मेदारी नहीं। राजनीतिक दलों के साथ साथ जनता भी दोषी है, उसके जो भी कारण हो।
जो बाहुबली अगर कोई एमपी बनता है, एमएलए, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, अगर कोई बाहुबली किसी ऑफिसर को फोन कर दे मैं फलाने आदमी का काम है, तो उसका काम हो जाता है, डर के मारे ही कर देता है। बीजेपी तो सालों तक चाल चरित्र और चेहरे की दुहाई देती आई। देखिए, राजनीतिक में जब संख्या बल की बात आती है तो बहुत सी चीजों तो के पाप साथ धुल जाते हैं। नहीं, बहुत सी चीजों के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ जाता है, क्योंकि संख्या बल चाहिए तभी तो सरकार में रहेंगे। अगर सब सुचता वाले कोई लड़ा दें, सब हार जाए, ज्यादातर हार जाए, तो आपराधिक पृष्ठभूमि कोई मायने नहीं रखती। अगर मायने रखती तो आपके रिपोर्ट्स क्या बोल रहे हैं? 385 में सीरियस क्रिमिनल चार्जेस 25% पे है, जो 98 की संख्या होती है। नंबर 1 तो यहां भी हम हैं। तो अगर नॉन क्रिमिनल, मतलब सिर्फ क्रिमिनल चार्जेस की बात करें तो 139 एमपी पे है, जो बीजेपी के ही है। तो ये तो फिगर तो आपने कहीं से पैदा नहीं किए हैं, ये तो रियलिस्टिक फिगर्स है। अतुल लॉन्डे पाटिल, तो अगर इस पर मैं कहूं कि नहीं, हम तो जी सिर्फ सूचना वालों को लड़ा रहे हैं, तो आप तो मुझे यही झुठला देंगे कि आप सरासर झूठ बोल रहे हैं। नहीं, कम से कम आपने इतनी साफ गोई दिखाई, ये नहीं कहा कि राजनीति में तो एफआईआर दर्ज हो जाती हैं, विद्वेष की भावना से केस लगा दिए जाते हैं, हम क्या करें। ये हमेशा ये रटा रटाया जवाब मिलता है राजनीतिक जमात से हमें। आपने बहुत अच्छी बात कही। आजकल राजनीति में नया दौर चला है, कुछ भी बोल दो, किसी भी फोरम से बोल दो और कहो कि ये तो उनका पर्सनल बयान था। क्रिमिनलाइजेशन में क्या कहते हैं लोग? अरे इनके ऊपर जो क्रिमिनल केस है ना, ये तो रैली और जुलूस के हैं, उसमें दर्ज हो गया है केस। जबकि खोदो उसको तो पता लगेगा इसके ऊपर तो बलात्कार का, मर्डर का, अटेम्प्ट टू मर्डर का केस है, जिसको राजनीतिक रंग देकर लोग कह रहे हैं ये तो जुलूस में इनके ऊपर केस पर दर्ज हो सभी गया। इसमें शामिल हैं। अतुल लॉन्डे पाटिल, आज मैं बयान सुन रहा था, आप ही की सहयोगी सुप्रिया श्रीनेट कह रही हैं अपराधी नेताओं को संरक्षण करती है जी मोदी सरकार। बृजभूषण शरण सिंह का नाम ले लिया उन्होंने, और बहुत बयान आए। पर दरअसल परसेंटेज वाइज देखा जाए तो परसेंटेज के मामले में तो आप बीजेपी को मात दे रहे हैं। 53% आपके सांसद आपराधिक पृष्ठभूमि वाले हैं। इस हमाम में दरअसल सब नंगे हैं क्या? नहीं संदीप जी, एक बात तो समझ लीजिए कि ये वास्तविकता है, और आपने जो एडीआर की रिपोर्ट दिखाई और आपका जो विश्लेषण है, ये एक्सेप्ट करने की कांग्रेस की हिम्मत है, क्योंकि ये इसमें बदलाव चाहती है। नहीं तो हमने विश्लेषक नहीं भेजा, बीजेपी विश्लेषक से ऐसे चीज़ों का काम चलाती है। तो राजनीति में अगर ये क्रिमिनलाइजेशन खत्म करना है तो जो आज सत्ता में है और जिसके पास 386 से ज़्यादा लोकसभा और राज्यसभा के सांसद मिलके हैं, तो वो सामने आकर इस तरह की चर्चा में भाग लेना या अपनी राय रखना मुनासिब नहीं समझते, यहीं से पता चलता है। और इसी में वो बृजभूषण शरण वाली बात आती है। बृजभूषण शरण की बात, जो सांसद है जिसके वजह से वर्ल्ड फुटबॉल फेडरेशन में, अपना वर्ल्ड कुश्ती संघ से हम बाहर हो गए, हाँ। और उसके सामने इतनी लड़कियों ने आरोप करने के बाद भी उसके ऊपर अगर कोई एक्शन नहीं होती होगी, तो एक पॉलिटिकल पार्टी के नाते क्या संदेशा जाता है और महिलाओं की तरफ देखने का क्या नजरिया है। बृजभूषण शरण सिंह की बात नहीं है, संदीप सिंह भी है, मंत्री हैं संदीप सिंह हरियाणा में। हाँ, वैसे ही आरोप है, मंत्री बने हुए हैं अभी तक। हेलो, हाँ बोलिए ना अतुल। तो ये सच्चाई है, और इसमें किसी को दोष देना या लोगों को भी दोष देना ये ठीक नहीं है। इसे सबने मिलके एक समझने की जरूरत है, इसमें सोशल अवेयरनेस की जरूरत है। तो देखिए, बूथ के बाहर जो कैंडिडेट आपके खड़े हैं, उनका एफिडेविट में उनके ऊपर कितनी क्रिमिनल केसेस है, ये भी जो है कंपलसरी कर दिया, नोटा भी कंपलसरी कर दिया। तो एक अभियान चलाने की जरूरत है। जो आदमी अच्छा काम करता है समाज में, वो चुनाव में खड़े रहने की हिम्मत करता नहीं संदीप जी। या किसी पॉलिटिकल पार्टी को भी सोचना पड़ता है इसे टिकट दे या न दे, क्योंकि चुन के आएंगे तो सत्ता में जाएंगे, अपनी पॉलिसीज को इंप्लीमेंट कर पाएंगे। तो ये ओवरऑल सुधार की जरूरत है। इसमें सामाजिक
अवेयरनेस क्रिएट करने की भी जरूरत है और बलात्कार पॉलिटिकल पार्टी को भी इस चार बारे में सांसदों के संगीनता खिलाफ से सोचने की जरूरत आप है। ब्रिजभूषण ऐसा शरण कांग्रेस सिंह पार्टी पर मानती बोल है। रहे थे अतुल, 4 सांसदों के खिलाफ बलात्कार का मामला दर्ज है, 2 उनमें से कांग्रेस के हैं। नहीं नहीं, किसी को क्षमा करने की और किसी को छोड़ देने की जरूरत नहीं। उनके ऊपर, वो किसी महत्वपूर्ण पद पर है, उनके ऊपर मुकदमा चल रहा है, जो भी सजा होनी है वो होगी। दोषी हो गए तो सजा होगी, ये सब सबके सामने है। लेकिन ब्रिजभूषण शरण सिंह का नाम इसलिए सामने आता है, कुलदीप सेंगर है, बालेश धनखड़ है, शाहनवाज हुसैन है, बैटरी ऑफ लीडर्स है जिन्होंने महिलाओं के खिलाफ आरोप किए, अपराध किए हैं। लेकिन उनके खिलाफ जो कड़ाई बरतनी थी बीजेपी ने, सत्ता में है, पदों पर है, तो वो कड़ाई बरती नहीं। और एक अंदर खाने में ये बात चलती है बीजेपी से, जो पता चलती वो कि ब्रिजभूषण शरण सिंह का प्रभाव 12 संसदीय क्षेत्रों पे है, इसलिए उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है। तो हम लोग कुश्ती फेडरेशन, दुनिया के कुश्ती फेडरेशन से बाहर जाना मंजूर है बीजेपी को, लेकिन एक कड़ी कार्रवाई कर संदेश देना जो जरूरी है तो वो देने के लिए मतलब तैयार नहीं है, ये बाहुबल भी सामने और आता है। धन बल की बैसाखियां हर राजनीतिक दल को चाहिए होती हैं, और इसी में मतलब आम आदमी को, ये तो मेरे लिए भी एक जानकारी थी कि एक सांसद की औसत संपत्ति 38 करोड़ 33 लाख, 38 करोड़ 33 लाख। आम आदमी तो, आप इशारा जो कर रहे थे, चुनाव ही नहीं लड़ सकता। फिर तो कहने को 40 लाख और 70 लाख की लिमिट है, 38 करोड़ 33 लाख औसत संपत्ति। कमाल की समाज सेवा और देश सेवा हो रही है। आप जितनी भी बातें संदीप जी उठा रहे हो, वो बातें कोई भी नकार नहीं सकता, कोई भी पार्टी इसको नकार नहीं सकती। मैंने इसीलिए कहा कि हमें ओवरऑल सुधार की जरूरत है, एक पॉलिटिकल सुधार की भी जरूरत है और एक सामाजिक सुधार की भी जरूरत है। और ये एक्सेप्ट करने का जिस पार्टी का माता है, वो पार्टी, सारे पार्टी के नुमाइंदे यहां बैठे हैं, वो एक्सेप्ट कर रहे हैं इस चीज को, वो चाहते हैं ये सुधार हो। वो तो कह लेकिन देते जिस हैं पार्टी आप को यहाँ 2 बार पर, सत्ता मिली जब है, आईना तो दिखाया आपके पास जाता किसी को है इतना बड़ा बहुमत तो मिला कह है, देंगे वो पार्टी आती राजनीतिक नहीं और है, सामाजिक। तो वो एक जिम्मेदारी लेने मिनट, को तैयार है या नहीं है, ये सबसे बड़ी बात है। राजनीतिक सामाजिक सुधार की जरूरत है, आईना दिखाने पर ये तो कह दिया जाता है, पर कोई बदलाव होता दिखा? आप राज्यसभा लोकसभा दोनों में रहे हैं, केसी त्यागी, दशकों से सक्रिय राजनीति की है। 2004 से अब तक के कुछ आंकड़े आपके सामने और दर्शकों के सामने साझा करना चाहूंगा। जो आपराधिक मामले दर्ज थे सांसदों के खिलाफ, 2004 में 120 ऐसे सांसद थे। संख्या 2009 में बढ़कर 162 हो गई, 2014 में 185 हो गई और 2019 में 233, अब हो गई है 306। यह सिलसिला रुक नहीं रहा, यह तो रॉकेट की तरह ऊपर जा रहा है। संदीप जी, मैं आपका कंसर्न भी महसूस कर रहा हूं और आपकी तकलीफ भी, और बहुत ही अच्छे काम में लगे हुए जो खोकर साहब हैं उनको भी धन्यवाद करना चाहता हूं। और जो मेन स्ट्रीम की दोनों पार्टियां हैं उसमें वत्स साहब की मैं सराहना करना चाहता हूं कि उन्होंने ईमानदारी के साथ कबूल किया। कांग्रेस के मेरे मित्र उसको कांग्रेस वर्सेस बीजेपी बनाने में अभी भी लगे हुए हैं। पॉलिटिकल वर्कर्स आते कहाँ से थे? जिनके पास ना धन था और ना बाहुबल था। फ्रीडम मूवमेंट में वो लोग आते थे राष्ट्र की सेवा करने के लिए, कि भारत माता को गुलामी की जंजीरों से दूर करना है, और कांग्रेस पार्टी के वर्कर बनते थे, जेल जाते थे, यातनाएं सहते थे, और फिर 57, 62 और 67 तक वो राजनीति में कांग्रेस पार्टी के झंडे के नीचे रहे। उसके बाद कांग्रेस पार्टी से दुखी होकर, तंग होकर के एक दौर चला गैर कांग्रेसवाद का। वो लोग सत्याग्रह करते थे, जेल जाते थे, पिटते थे, मार खाते थे। उन्होंने 67 के जन उभार देखे और 77 के जन उभार देखे। वो आए गैर कांग्रेसवाद के आंदोलन में, लेकिन सब पॉलिटिकल वर्कर थे।
चाहे नानाजी देशमुख थे, कुशाभाऊ ठाकरे थे, कॉमरेड राजेश्वर राव थे, A.K. गोपालन थे, और जॉर्ज फर्नांडीज थे, मदन लाल खुराना थे, राजनारायण थे, मनीराम बागड़ी थे, ज्योतिर्मय बसु थे, वगैरह वगैरह वगैरह। मुझको एक बड़े नेता का एक वक्तव्य, जो देश के बड़े पद पर रहे, उन्होंने कहा 1947 से पहले राजनीति राष्ट्रभक्ति थी, 1952 के बाद ये राष्ट्र निर्माण में तब्दील हो गई, और उदारीकरण की प्रक्रिया के बाद ये सेल्फ को मजबूत करने की प्रक्रिया का हिस्सा हो गई, यानी कि कैरियर बनाने का माध्यम हो गया। और बहुत संजीदगी के साथ अपने 50 वर्षों के राजनीतिक अनुभव को आपसे शेयर करता हूं। एंड शेमफुल कि आज की तारीख में ये कॉमर्स है। धंधा चुनाव बन से गया है ये। पहले बैठ करके पूरा परिवार तय करता है कि इस बार नहीं किस पार्टी में जाना है, पूरा परिवार तय करना कौन पार्टी जीत सकती है। हम लोग ये नहीं सोचते थे। मैं अपनी एक बात के साथ अपनी बात खत्म करूंगा। मैं भी 1984 में लोकसभा का चुनाव लड़ा। इंदिरा जी की जो हत्या हुई, इससे उपजी सहानुभूति के सब हार गए। मेरे नेता चौधरी चरण सिंह और 2 MP, सिर्फ 3 जीत करके आए। आप जैसे कुछ पत्रकार थे जो घेरे हुए थे चौधरी साहब को, उन्होंने क्यों दुखी हो रहे हो, फिर चुनाव आएगा। उसने कि नहीं, मैं इसलिए दुखी नहीं हूँ, चुनाव में मेरी पार्टी हार गई। मैं इसलिए दुखी हूँ कि अगर मैं हार जाता तो रहता कहाँ। 1937 से MLA थे, 1977 तक मिनिस्टर थे, 2 बार मुख्यमंत्री थे, देश के गृह मंत्री थे, प्रधानमंत्री थे। उनके पास अपना कोई मकान नहीं था, आज भी नहीं है। नंबर 1 कर्पूरी ठाकुर थे, और उसको खाली मैं अपनी पार्टी का नहीं कह रहा हूं। नानाजी देशमुख थे, कुशाभाऊ ठाकरे थे, राजनारायण थे, ज्योतिर्मय बसु थे, A.K. गोपालन थे, मधु लिमय थे, राजनारायण जी थे, मनीराम बागड़ी थे। किसी में मकान नहीं था अपना। अब ना तो संपत्ति थी। 1 मिनट में और रोक रहा आज हूं। के केसी तथाकथित त्यागी, नामधारी- एक सेकंड। आपने कहा ना कि ये धंधा बन गया, बिजनेस हो गया है, कारोबार, लुक्रेटिव बिजनेस है। यहां पर 2004 से एक और आंकड़ा ADR ने साझा किया है। करोड़पतियों की संख्या 2004 में 156 सांसद करोड़पति थे। 2009 में यह संख्या 315 हो गई, 2014 में 443 हो गई, और 2019 में 475, 3 गुना से भी ज्यादा 15 साल में। मतलब कमाल, ये राष्ट्र सेवा हो रही है। आम आदमी की आमदनी 3 गुना बढ़ गई इस दौरान। संदीप जी, आपातकाल में जब हम जेल गए थे, उस समय जेल में जिस भी पार्टी के नेता थे, ज़्यादातर किराए के मकान में थे। मैं बड़बोलेपन का शिकार नहीं होना चाहता। MP बनने के बाद 1996 में मुझे पहली बार एक किराए का मकान अलॉट हुआ। अब जो नेता बस से और ट्रेन से जाए उसकी भी इज्जत नहीं, जो कार से जाए उसकी भी इज्जत नहीं। अब भीड़ वहाँ जुटने लगी जब उसका खुद का जहाज हो और हेलीकॉप्टर उतरे। 90% भीड़ हेलीकॉप्टर की और 10% जनता नेता का भाषण सुनने की। तो इतनी दुनिया बदल गई है। और थोड़े दिनों बाद जनसभाएं नहीं होंगी। हमारा जो टेलीफोन है, इसी सारे काम इसी से चलेंगे, और आपके चैनल की भी जरूरत नहीं होगी। अभी रुक जाइए। और जो जितना भ्रष्ट होगा, जिस पे जितने मुकदमे होंगे, उतना ही अच्छा वो माना जाएगा। जेल गया होगा, इकोनॉमिक ऑफेंसेस होंगे, सेक्सुअल असॉल्ट होंगे, और अगर ताज़ा दल बदल करके आया होगा तो उसकी और भी इज्जत होगी। और पाटिल साहब, सारे देश की पॉलिटिकल पार्टियों में ब्रजभूषण शरण सिंह बैठे हुए हैं, अकेले एक पार्टी को दोष मत दो। इसको डोंट मेक इट ए कांग्रेस वर्सेस बीजेपी। ठीक है केसी त्यागी साहब, पर आप क्या कुछ जरूरत से ज्यादा निराशावादी हो रहे हैं? मैं एक युवा से ये सवाल पूछ रहा हूं, क्या तस्वीर दरअसल इतना निराश करने वाली है? जास्मीन शाह। संदीप जी, बिल्कुल मेरे ख्याल से ये आंकड़े बहुत ज़्यादा चौंका देने वाले हैं। और ADR की जब भी ऐसी रिपोर्ट होती है तो
ऐसी चर्चाएं जरूर होती है, लेकिन इन्होंने काफी मेहनत से ये सारे आंकड़े जुटाए हैं। लेकिन मैं इसका एक और पहलू ये भी बता दूं कि इस प्रकार की एस्टैब्लिशमेंट पॉलिटिक्स के नफरत का ही कारण है कि आज आम आदमी पार्टी जैसी एक नई पार्टी 10 साल के अंदर एक राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा उसने हासिल किया है। 2 स्टेट में सरकार बनाई है और बाकी 2 स्टेट्स में हमारे एमएलए ठीक-ठाक हमें वोट मिले। ये हमें समझना होगा संदीप जी कि ये बढ़ता क्यों जा रहा है इसका ग्राफ, और इसके पीछे मुझे जो मुख्य कारण, मैं किसी भी पार्टी, बाकी जो एस्टैब्लिशमेंट पुरानी पार्टियां हैं, इनमें से किसी को बरी नहीं कर रहा हूं, लेकिन बीजेपी का इसमें अहम रोल और भूमिका इसलिए है क्योंकि 2 चीजें आपने बताई, एक तो क्रिमिनल केसेस और दूसरा अरबपति वाला। अरबपति का कॉन्सेप्ट ऑपरेशन लोटस से इसे क्यों नहीं जोड़ना चाहिए? अगर पिछले 9 सालों में 200 से ज्यादा एमएलएज और एमपीज अपना दल बदलकर भाजपा की तरफ आए, और सबको पता है ऑपरेशन लोटस की सच्चाई क्या है, कहीं पे 50 करोड़ की बोली लगाई जाती है, कहीं पे 40 करोड़ की। तो ऑपरेशन लोटस इस देश के लिए भाजपा की देन। दूसरी, आज ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ कोई भी भाजपा का व्यक्ति नहीं बोल रहा है। ऐसा एक व्यक्ति जिसके खिलाफ इतने संगीन आरोप हैं, देश की सबसे रिस्पेक्टेड वुमेन रेसलर्स जो है, महिला जो कुश्ती करती है, तो वो कह रही है, वो जमीन पे इतने महीनों तक खड़ी रही, बनी रही प्रोटेस्ट करते हुए, फिर भी भाजपा नहीं निकालती। इतना ही नहीं, इनके एक केंद्र मंत्री हैं अनुराग ठाकुर, आप वाकिफ है संदीप जी, दिल्ली चुनाव के पहले ये वही अनुराग ठाकुर हैं जो रास्ते में खड़े होके गोली मारो के नारे लगाया करते थे। और एक इनके वरिष्ठ नेता है यहाँ पे कपिल मिश्रा, दिल्ली में, उनकी आप हालत देख लीजिए। जितने ज्यादा ये उनका, तो उनके ऊपर तो आरोप है कि जो दिल्ली का दंगा हुआ, मेन उसका जो बयान है, भड़काऊ बयान, वो उन्होंने दिया था, और उसके बाद उनका भाजपा में पद बढ़ता ही गया। तो ये ऐसा नहीं है एडीआर कि की ही भाजपा की ये रिपोर्ट, जिम्मेदारी है, जैस्मिन, ये मजबूरी है। एक मिनट सुनिए, भाजपा इनको एक मिनट रिकॉर्ड सुनिए कर ना, एक मिनट आलोक, मैं हूं ना, मैं ये काम करने के लिए हूं, मैं किसी का पीछा नहीं छोड़ता। एडीआर की रिपोर्ट ने 11 जो आपके सांसद हैं, लोकसभा का एक, बाकी जो राज्यसभा के हैं, 3 के खिलाफ आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, 1 के खिलाफ गंभीर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। और जो ब्रिजभूषण शरण सिंह की बात करते हैं, तो मनीष सिसोदिया से लेकर सत्येंद्र जैन अभी भी जेल में हैं, वो भी आपराधिक मुकदमे ही चल रहे हैं ना। तो आपका दामन भी, अब आप कहेंगे नहीं, ये तो विद्वेष की भावना से हमारे ऊपर केस लगा दिए। मैं आपको एक आंकड़ा बता दूं संदीप जी कि ये विद्वेष की भावना कितनी बड़ी चीज है। आप गेस कीजिए कि आम आदमी पार्टी के कौन से नेता के खिलाफ सबसे ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज। आप मुझे बता दीजिए। अरविंद केजरीवाल के सामने 13 क्रिमिनल केसेस लगे हैं, और ये सारे लगे हैं जब से वो मुख्यमंत्री बने, और दिल्ली पुलिस ने उनका पीछा करना नहीं चाहा। कुछ भी सिद्ध हुआ है, किसी भी कोर्ट में कुछ भी सिद्ध हुआ है, तो ये एक हकीकत हमें समझनी होगी। मेरे ख्याल से जो गंभीर आपराधिक मामले हैं उस पर हमें ज्यादा फोकस देना चाहिए। और मुझे ये एक हिसाब से मैं खुश हूं कि हाँ, एक ऐसा केस है, आम आदमी पार्टी का भी नाम उसमें है, लेकिन परसेंटेज में से 11 में से एक सबसे कम मुझे जो दिख रहा है वो आम आदमी पार्टी का दिख रहा है। पर इसमें इसके एक पीछे और कारण है आंकड़ा, कि हमारे यहाँ प्रोसेस है। एक आपके मिनट पास- जैस्मिन, आपके खिलाफ ऐसे अगर बाहुबल गंभीर के आरोप साथ होते हैं, साथ मैं बस खत्म धन बल की भी बात कर लेते हैं। और देखिए, सारे सांसद जो हैं उनकी कुल संपत्ति 29,251 करोड़ है। 20,000 करोड़ में तो सेंट्रल विस्टा बन गया, 970 करोड़ में नई संसद भी बन गई। वोल्टास की, टाटा केमिकल्स, जेके सीमेंट जैसी कंपनियों की मार्केट कैप भी 29,251 करोड़ नहीं है। बिल्कुल संदीप जी, देखिए हमें 2 चीजें समझनी होगी यहाँ पे कि आज 21वीं सदी के भारत में अगर आपने अपने मेहनत के बल से अपना बिजनेस बनाया है और अपनी वेल्थ बनाई है, तो उससे हमें परहेज नहीं होना चाहिए। हमें सक्सेस स्टोरीज, सेल्फ मेड, जो लोगों ने अपनी मेहनत से अपनी जीवन भर पैसे बनाए, मतलब वेल्थ बनाई है, अपना बिजनेस खड़ा किया, उन लोगों को हमें किसी कम भावना से नहीं देखना चाहिए। लेकिन हाँ, कुछ ऐसे लोग हैं, और मैं इसका उदाहरण दे दूं, भाजपा के जय शाह हैं। जय शाह ने 2014 में, उनकी कंपनी की नेटवर्थ थी 1 करोड़, 2019 में हो गई 120 करोड़। इतना बड़ा जंप, और जबकि केंद्र में सरकार आपकी हो,
तो पर ऐसे जय शाह examples यहाँ पर को हमें गौर सांसद, से देखना चाहिए, public हम को गौर से सांसदों की देखना बात कर रहे हैं, जय शाह सांसद नहीं है, जैस्मीन शाह, पर सांसदों का भी आंकड़ा खंगाला है। एक मिनट, but एडीआर example ने, तो- एक मिनट सुनिए, 71 ऐसे सांसद जो 2009, 14 और 19 तक लगातार चुने गए, उनकी आमदनी में 286% का इजाफा हुआ, उनकी संपत्ति 3 गुना हो गई। भाई सांसदी कर रहे थे, देश सेवा कर रहे थे कि वहां पर धंधा कर रहे थे? वो कौन सा धंधा है कि आप सांसदी भी कर सकते हैं और 3 गुना आपकी वक़्त भी बढ़ जाए? ये सारी जानकारी हमें एडीआर, जिसके संस्थापक हैं प्रोफेसर जगदीप छोकर, उन्होंने दी है। नई संसद तो बन गई है, लेकिन सांसद अभी भी धनबल और बाहुबल के बल पर ही चुनकर आते हैं क्या, और हम आंखें मूंदे रहते हैं क्या? आंखें खोली हैं प्रोफेसर जगदीप छोकर ने। प्रोफेसर साहब, जब ये आंकड़े आपके सामने आए, आपको ताज्जुब हुआ, या दरअसल ये एक ऐसी कड़वी हकीकत है जिसकी हम सालों से पर्दादारी करते आ रहे हैं, शतुर्मुर्ग बनकर बैठे हैं, मानने को तैयार नहीं? ये खत्म हो गया, आवाज आनी जरूर नहीं है। छोकर साहब आपको आवाज आ रही है? नहीं, केसी त्यागी साहब, सवाल आपसे, क्या हम इसकी पर्दादारी करते आ रहे हैं सालों से, जानते हुए चुप बैठे हैं, खामोश बैठे हैं? देखिए, एक तो संदीप जी ये मानिए कि जो शासक दल है उसके पास ही, उसकी छतरी के नीचे ही ये पलते हैं। विपक्ष में रह के क्या करेंगे? अगर विपक्ष में रह के दादागिरी करेंगे तो पुलिस और 10 केस फालतू लगा देगी। धन संग्रह भी विपक्ष के कार्यकर्ता के पास तो होगा नहीं। इसलिए अपराधी बनने के लिए भी, बलात्कारी बनने के लिए भी, धनदारी बनने के लिए भी शासक दल का अम्ब्रेला बहुत जरूरी है, चाहे किसी भी पार्टी का हो। मैं कोई एक पार्टी में इस बहस को नहीं बांधना चाहता। नहीं, मैं उसी में ही जोड़ना चाहूंगा प्रभुनाथ सिंह का मामला। दूसरा, 90, एक सेकंड, प्रभुनाथ सिंह का मामला 90 के दशक में हत्या का आरोप, सजा अब जाकर होती है, और सरकार के नजदीकी थे, उसी परिवार का हिस्सा थे जो 2005 से आज तक सरकार में है। ये आपको अपने गिरेबान में भी झांकना होगा ना केसी त्यागी साहब। मैं तो सार्वजनिक तौर पर कह चुका हूं, मेरे पर, मेरे नेताओं पर न कभी भ्रष्टाचार के, हालांकि मैं 2 साल से ज़्यादा समय तक जेल में रहा हूं, आपातकाल में रहा हूं, मेरठ में रहा हूं, शिमला में रहा हूं, तिहाड़ में रहा हूं, लेकिन राजनीतिक कार्यक्रमों में सत्ता का विरोध करते हुए जेल में रहा हूं। इसलिए मुझे कहने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जगदीप छोकर जुड़ गए हैं, सॉरी सर, बीच में रोक रहा हूं। जगदीप छोकर को स्क्रीन पर लाइए। छोकर साहब, आप तक मेरा सवाल नहीं पहुंचा था। आपने जब ये आंकड़े आपके सामने आए, आप चौंके, या दरअसल ये एक ऐसी कड़वी हकीकत है, हम इसको जानते हुए भी सालों से पर्दादारी करते आ रहे हैं? देखिए, ये कड़वी हकीकत तो है, और इसको हम, कम से कम हम तो पर्दादारी नहीं करते आ रहे, हम तो इसको लगातार 23 साल से जागरूक करते आ रहे हैं। तो मुझे इसमें कोई अचंभा नहीं हुआ, क्योंकि ये जो रिपोर्ट आज है, ये तो जो सांसद इस वक्त हैं उनकी है, और ये तो सांसद पिछले 4 साढ़े 4 साल से हैं, इनको तो हम पहले से जानते हैं। तो मुझे कोई अचंभा नहीं हुआ ये रिपोर्ट देख के। नहीं, ये तो आप अपने हलफनामा में बाकायदा देते हैं, सरकार को जानकारी होती है, कहने को स्पीडी ट्रायल एमएलए एमपीज के लिए खास कोर्ट भी बनी है, पर वो सजा होते नहीं देखते, हम वो स्पीडी ट्रायल होते नहीं देखते। ये व्यवस्था मिलकर काम कर रही है क्या? ये एक क्लब बना हुआ है क्या कि सांसद आपस में एक दूसरे पर कुछ कार्रवाई नहीं होने देंगे? देखिए, आपने पहले कई लोगों से ये पूछा कि आपको कुछ उम्मीद नज़र आ रही है कि आप निराशावादी हैं। उस वक्त मुझे, अगर आप इजाज़त दें तो, मिर्ज़ा गालिब के 2 शेर हैं, वो याद आए थे जी। उन्होंने कहा था, कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नज़र नहीं आती।
पहले आती थी हाले दिल पे हंसी, अब किसी बात पर नहीं आती। और इसी गज़ल का जो आखिरी शेर है वो बहुत मायने रखता है। वो कहते हैं, काबे किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको ज़रा नहीं आती। तो मुझे तो ये नहीं समझ में आता कि हमारे जो सांसद और विधायक हैं ये अपने घर अपने बच्चों के सामने कैसे जाते हैं, इनको शर्म नहीं आती। पर ये जनता के सामने जाते हैं, जनता इन्हें चुन लेती है। ये समाज के सामने भी जो आप आईना दिखा रहे हैं, समाज की भी तो जिम्मेदारी है ना, उसको हम नकार नहीं सकते प्रोफेसर साहब। ये पहले ही जो वक्ता थे उन्होंने कहा था कि समाज की जिम्मेदारी है, और मैं उस वक्त ये सोच रहा था कि समाज पहले वोट देता है कि राजनीतिक दल पहले टिकट देते हैं। तो ये तो सिंपल सी बात है। दूसरी बात ये है, अगर थोड़ा सा आप डिटेल में सुनना चाहें तो हम एक एनालिसिस और करते हैं जिसको हम कहते हैं रेड अलर्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी एनालिसिस। और रेड अलर्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी वो होती है जिसमें 3 या 3 से ज़्यादा उम्मीदवारों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हों, और हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में 2 या 3 से ज़्यादा ऐसे उम्मीदवार नहीं होते जिनके जीतने की उम्मीद होती है। और अगर इन्हीं 2-3 के खिलाफ मुकदमे हैं तो जनता क्या करेगी? या तो जनता वोट न दे, और जनता वोट देगी तो इनमें से किसी को देगी। और चौथी बात, शुरू में ये एक वक्ता ने ये भी कहा था कि विनेबिलिटी पे आके सारी बात रुक जाती है। सुप्रीम कोर्ट ये कह चुकी है अपने फैसले में कि विनेबिलिटी टिकट देने का, आपराधिक मामले वाले व्यक्तियों को टिकट देने का कारण विनेबिलिटी नहीं हो सकता। तो वो कौन मानता है? एक छोटा सा जवाब चाहूंगा प्रोफेसर साहब। देखिए, हाँ प्लीज नहीं, एक मिनट। मैंने जो कहा था, काबे किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको जरा नहीं आती, ये सारी पॉलिटिकल पार्टियों को अप्लाई करता है, एक से लेके आखिरी तक। बिल्कुल। और ये जो कुछ लोग कह रहे हैं कि जो सरकार सत्ता में है उसको ये करना चाहिए, वही पार्टी सत्ता में थी जब हम अपना काम शुरू किया था 1999 में। तो कोई पार्टी दूध की धुली नहीं है। जैसे आपने कई बार कहा है कि हमाम में जो कुछ है वो आपको भी पता है, सबको पता है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़ा सा निराशावादी भी लोग हुए, पर दरअसल क्या जनता जनार्दन, हमें जनता जनार्दन कहा जाता है, क्या ये आईना जो दिखाया जा रहा है वो हमारे लिए भी एक सबक है? नई संसद हो गई, नई पोशाक पर भी आज बड़ी चर्चा हुई है बहुत सारे टीवी चैनल्स पर नए तरह के सांसद भी आएंगे क्या? राजनीतिक दल सीखेंगे, और हम क्या उन पर दबाव बना पाएंगे? आने वाला वक्त इसकी भी गवाही देने वाला है। नई संसद तो बन गई, लेकिन जो सांसद चुनकर आते हैं उनकी शक्ल, चाल चरित्र भी नया होगा क्या? जनता क्या कह रही है? सुभाष जाट है रतलाम मध्य प्रदेश से, कह रहे हैं यथा प्रजा तथा राजा, जैसी जनता वैसा नेता। इन्होंने पलट दिया है, यथा राजा तथा प्रजा नहीं, वो कह रहे हैं जनता जैसी होगी वैसा ही नेता चुनकर आएगा। तो हमारे समाज में क्या अपराध ऐसी गहरी जड़ें कर गया है? कृष्णकांत कुमार हैं बिहार मधुबनी से, जनता किसे चुने, विकल्प कहाँ है, हम फिक्स मैच का आनंद ले रहे हैं। बाहुबली उतार दिए तो क्या करें, किसे चुने? और ओम प्रकाश शर्मा ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश से हैं, वो कहते हैं TN शेषन जैसा चुनाव आयुक्त आएगा तभी कुछ सुधार की गुंजाइश है। और जो ये फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाई हुई है, MP MLA की कोर्ट्स हैं, वो भी तेजी से काम करें तो साफ सुथरे नेता भी हकीकत हो सकते हैं। मेरे साथ इतना ही।